नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ भारतवर्ष और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और अगर बात आती है वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो भोजपुरी इंडस्ट्री वैसे भी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ यारा हो यारा, कजरावाली, पूर्वी बयरिया और तमाम ब्लॉकबस्टर गानों की सुपर डुपर एक्ट्रेस और सिंगर हमारे साथ देवी जी मौजूद हैं। देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और आपने इतना अच्छा परिचय कराया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अ, एक गाने से शुरू करेंगे क्योंकि देखिए आपके जब तक इंटरव्यू देवी जी का इंटरव्यू हो और गाना ना हो तो मजा नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं पहले किसी गाने से जो आपका फेवरेट हो, जो सीधा आपके ऐसे दिल को लगता हो कि हाँ भाई, ये गाना मेरा बस तहलका मचा देगा या मचा चुका है। चलिए, एक सॉन्ग अभी ये रील्स वगैरह पे भी काफी ये वायरल है और काफी ट्रेंडिंग में है, तो वही सॉन्ग सुना देती हूँ। मुझे भी बहुत पसंद है ये सॉन्ग। ओ मुझे कर देगा दीवाना जानम, रूप तेरा मस्ताना है, रूप तेरा मस्ताना मैनू इश्क दा रोग लगा। ओ रब्बा मैनू इश्क दा रोग लगा। तेरी अदाएं कातिलाना, तेरी अदाएं कातिलाना, मैं हूँ तेरा परवाना। ओ हाय रब्बा, मैं हूँ तेरा परवाना। ओ मुझे कर देगा दीवाना जानम, रूप तेरा मस्ताना, हाय रूप तेरा मस्ताना मैनू इश्क दा रोग लगा। ओ रब्बा मैनू इश्क दा रोग लगा। जान लगी मेरी तेरी कातिल अदाए, जान लगी मेरी तेरी कातिल अदाए। ओ मेरी दिल की रानी, ओ मेरी दिल की रानी, रूप तेरा कर देगा दीवाना, मुझे कर देगा दीवाना मैनू इश्क दा रोग लगा। और अब्बा मैनू इश्क दा रोग लगा। क्या बात है। तो देवी जी, पहले तो आपसे सवाल शुरू करें इससे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका देवी नाम कैसे पड़ा। क्योंकि देखिए आपने कई सारे इंटरव्यू दिए हैं और उसमें खुलासे भी किए हैं, लेकिन सुनने में ये भी आया है कि आपका जन्म नवरात्रि के समय पर हुआ था। उसको लेकर के उसी समय पर आपका नाम देवी रख दिया गया। क्या कुछ कहानी है इसके पीछे की? देखिए, वो चैत्र रामनवमी में मेरा जन्म हुआ था, ये तो बाद में पता चला, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरा नाम पहले देवी रखा। तो एक्चुअली ये नाम जो देवी है वो मेरे पिताजी का दिया हुआ है। और वो बड़े अच्छे साहित्यकार भी हैं और काफी चीजों को वो एडिट भी कर देते हैं। तो उन्होंने सबका नाम छोटा ही रखा। तो हमारे घर में 2 अक्षर से सबका नाम है। पहली बहन नेहा है, फिर मैं देवी, फिर नीति, फिर राज, मेरे सबसे छोटे भाई हैं। तो इस तरह से पापा का दिया हुआ नाम है। और बाद में हम लोगों ने रियलाइज किया कि मेरा अच्छा ही नाम देवी रखा गया, क्योंकि चैत्र रामनवमी में मेरा जन्म भी हुआ था। और देवी वास भी करती हैं, सरस्वती वास करती हैं। बिल्कुल, हम लोग सभी सरस्वती के पुत्र, जो भी कलाकार होते हैं वो तो सरस्वती पुत्र होते हैं। तो मुझे लगता है कि सरस्वती माता का जो आशीर्वाद है हमेशा बना रहे। तो देवी जी को चस्का कब लगा गाने का? कब से शुरू किया? क्योंकि आपका 2003 में एक गाना पूर्वी बहरिया बहुत तेजी से वायरल हुआ, ब्लॉकबस्टर हुआ। लेकिन उसके पहले देवी जी को गाने का भूत कैसे सवार हुआ, यानी चस्का कैसे लगा? कब से शुरू हुई देवी जी की ये सिंगिंग में अपनी लाइफ को कैसे शुरू किया आपने? देखिए, जो कला होती है ना वो जन्मजात होती है। और जो भी कला के साथ जो पैदा होते हैं वो नेचुरली कला उनकी जिंदगी में होता है। जैसे कोई कलाकार जो होता है वो बाद में, ऐसा नहीं है कि आप बनते हैं, आपके अंदर वो गुण जो है वो जन्मजात रूप से होता है। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर संगीत था, और संगीत मैं कब से गा रही हूँ इसका भी मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता बताते हैं कि जब मैं इवन 5-6 साल की थी तब से मैं स्टेज पे गाने लगी थी और कार्यक्रम में जाने लगी थी, और लोग बड़ा पसंद करते थे। जहां भी मेरा प्रोग्राम होता था स्कूल के फंक्शन में, तो कहीं ना कहीं मतलब एक चर्चा जो है वो चर्चा की विषय में बन जाती थी। इवन कई बार मुझे याद है कि जब मैं 7-8 साल की रही होगी और
काफी नेताओं का जब प्रोग्राम होता था तो वहां लोग मुझे बुलाते थे कि देवी आप स्वागत गान गाने गाने चलिए। और उस पूरे आयोजन में जब प्रोग्राम खत्म हो जाता तो सबसे ज्यादा जो चर्चा होती थी वो हमारी हो जाती थी कि मतलब एक छोटी सी बच्ची इतना अच्छा गाती है। तो यानी मुझे इस लगता समय है देवी जी कि जिस तरीके से लोगों का दिल जीतती हैं, लोगों का हुजूम इकट्ठा होता है देवी जी को देखने के लिए, उनके स्टेज शोज को देखने के लिए, तो उसी तरीके से बचपन से ही गर्दा उड़ाती रही हैं। हाँ मतलब इस मामले में मैं काफी लकी रही हूँ कि मुझे अभी भी याद है कि जब मैं काफी यंग एज में थी, जब मैं कोई फेमस कलाकार नहीं थी, कैसेट एल्बम नहीं आया था, तब भी लोग मुझे दूर दूर से मतलब अपने, जब मैं छपरा के रहने वाली हूँ तो छपरा के आसपास के इलाकों में लोग मुझे बुलाते थे। और इवन लोग काफी इन्वेस्ट भी कर देते थे। मतलब उस जमाने में जब मेरा किसी कलाकार का उतना नाम नहीं है तो भी मेरे लिए लोग गाड़ियां भेजते थे कि भाई देवी का प्रोग्राम होगा। और उस जमाने में भी 10-15 हजार की भीड़ हो जाती थी। मतलब जब मेरा कोई मतलब पॉपुलैरिटी एल्बम के माध्यम से नहीं था। तो मुझे लगता है कि मैं बचपन से ही लोग ने मुझे काफी पसंद किया। अच्छा, फिर भी एक होता है ना कि ड्रीम होता है, तो क्या देवी जी आपका पहले से ये ड्रीम था कि मुझे सिंगर ही बनना है, मुझे टीवी इंडस्ट्री में ही जाना है, मुझे एक्टिंग लाइन में ही जाना है, या फिर कुछ और ड्रीम था? क्योंकि बचपन से देखिए सबका कोई ना कोई एक ड्रीम होता है। कोई सोचता है मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, तो देवी जी क्या सोचती थी? देखिए मैं गाती थी और लोगों को अच्छा लगता था। और एक कलाकार डेफिनेटली उसकी इच्छा होती है कि वो टीवी पे आए, लोगों के बीच आए। आज सोशल मीडिया बहुत ही एक्टिव है, उस जमाने में नहीं था। तो डेफिनेटली कला कलाकार होने के नाते मेरी भी चाहत थी कि मैं भी टीवी पे आऊं, मेरे भी एल्बम्स हो। तो उसके लिए मैंने स्ट्रगल भी किया, कंपनियों में गई और मेरे एल्बम रिलीज हुए और काफी लोकप्रिय हुए। उसके बाद मेरी ख्याति भी हुई। तो मुझे लगता है कि संगीत से ही मेरा बहुत ज्यादा रुझान रहा। हाँ डेफिनेटली जब हम लोग कोई भी, जब हम लोग 10th पास करते हैं तो माँ बाप भी सोचता है कि बच्चे को कुछ कैरियर होना चाहिए। तो इस नाते मैंने इंटर में मतलब साइंस से मैंने इंटर किया क्योंकि मुझे लगा कि शायद मेरे पापा सोच रहे थे कि मे बी मेडिकल लाइन में हम लोग जा सकते हैं, वो उनकी सोच थी। लेकिन आफ्टर इंटर ही मेरा इतना एल्बम आया और इतना गाने मतलब हिट हो गए कि फिर हम लोगों ने उस प्लान को आगे नहीं कंटिन्यू किया। और फिर मैंने जब बीए की पढ़ाई की तो फिर मैंने म्यूजिक से ही ग्रेजुएशन भी किया। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि सबके सामने मैं एज ए कलाकार ही हूँ, तो इसी लाइन में मैं आ गई। देवी जी अश्लीलता से बहुत भागती हैं, अश्लील गानों से बहुत भागती हैं। कभी आपका ऐसा कोई अश्लील गाना या इस तरीके का ऐसा कोई कंट्रोवर्सी से भी आप बहुत दूर रहती हैं? किस तरीके से देखती हैं जिस तरीके से आजकल ट्रेंडिंग में बहुत सारे अश्लील गाने चल रहे हैं, जिसकी वजह से भोजपुरी कहीं ना कहीं, भोजपुरी का एक नाम, एक छवि जो है तो भोजपुरी बहुत प्यारी और बहुत मिठास है भोजपुरी में, लेकिन कहीं ना कहीं उन गानों की वजह से, या कह लीजिए कि उन एक्टर एक्ट्रेसेस की वजह से, उन सिंगर की वजह से भोजपुरी का नाम बदनाम होता है। किस तरीके से देखती हैं देवी जी, आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए ये काफी दुखद है। और कोई भी जो सच्चा कलाकार है वो हमेशा कला का प्रदर्शन करना चाहता है और अपनी पहचान जो है वो अपने कला के माध्यम से बनाना चाहता है। और जो लोग भी अश्लील और विकृत गाने गा रहे हैं उसको तो मैं कलाकार मानती हूँ नहीं हूँ। क्योंकि कलाकार जो एक सच्चा कलाकार है, कभी भी उसके मुख से कोई भी ऐसा अपशब्द नहीं निकल सकता है जो समाज को एक गलत धारा में ले जाए। तो ये सारे जो लोग अश्लील गाते हैं या करते हैं वो लोग रियल में आर्टिस्ट है नहीं। और आप ये हमेशा याद रखिए कि अच्छी चीजों का ही इतिहास बनता है। आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद लोग उन्हीं को याद करेंगे जिन्होंने भोजपुरी के अच्छे गानों को गाया, भोजपुरी के लिए अच्छी मूवीज बनाई और भोजपुरी के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। तो ये सारी चीजें जो है ना जिनको लगता है कि मेरे गाने बज रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन उसको क्या होगा, इतिहास में उसका कोई स्थान नहीं होगा। चंद व्यूज के लिए, चंद पैसों के लिए, मतलब ऐसे अपशब्द शब्द का यूज करना, जो बोलने को भी, बोलने के लिए भी इंसान को शर्म आती है या फिर नहीं बोल पाता है, कहीं ना कहीं भोजपुरी की एक छवि जो है वो खराब होती है ना इससे। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा। अभी तो पूरा भोजपुरी जो है
वो हाल ही में काफी एक गाना आया था, हाल ही में एक गाना आया था क्या, देवरा ढोड़ी चटना बा, और पता नहीं क्या, मतलब बहुत बहुत ही अजीब अजीब गाने आते हैं। हाँ, तो ये सारी जो उन लोग की विपरीत माइंड है उसका ये परिणाम है। और वो लोग पूरी भोजपुरी पूरे बिहार मतलब जो बिहार वासी हैं, भोजपुरी भाषी हैं, उन उनकी भी इज्जत के साथ वो खिलवाड़ खिलवाड़ कर रहे हैं। और बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि इसका कोई महत्व नहीं है और ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। अच्छा, राजनीति में आने का देवी जी का क्या प्लान है? क्योंकि देखिए एक के बाद एक एंट्री होती जा रही है। पहले मनोज तिवारी, रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव और पवन सिंह भी राजनीति में सांसद ही लड़ने के प्लान में है। देवी जी का कोई प्लान है क्या? जितने पुराने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं लगभग लगभग सब राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। हाँ, देखिए उन लोगों की सोच अलग है और मैं मेरा मानना है कि मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं एज ए कलाकार अपने आप को सबसे ज्यादा कंफर्टेबल समझती हूँ। और मुझे लगता है कि किसी भी इंसान को वही कार्य करना चाहिए जो उसको आता है। और राजनीति तो आजकल मुझे लगता है कि बहुत ही एक बिजनेस जैसा हो गया है। राजनीति का तो मतलब है, नेता बनने का मतलब है कि आप जनता के लिए कुछ करें। तो आजकल के जो नेता हैं वो तो अपने पब्लिसिटी के लिए, अपने महत्वाकांक्षा के लिए, अपने अपने ग्रोथ के लिए मतलब राजनीति में आते हैं। तो आई थिंक कि ये सोच जो है इससे कोई राजनीति को फायदा होने वाला नहीं है। जब तक कि राजनीति में भी वैसे लोग जो कि सही में विकास कर सकते हैं, जो लोग रियल में ऑनेस्ट हैं, जो सही में पब्लिक के प्रति दयावान हैं, जो पब्लिक के लिए कुछ सोचते हैं, वैसे लोग अगर राजनीति में आते हैं तो डेफिनेटली हमारे राज्य का, हमारे देश का विकास होगा। लेकिन ऐसे लोग जो कि सिर्फ खुद अपने ही लिए राजनीति कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि उससे कोई फायदा होने वाला है। तो तो और देवी जी, वैसे मेरा भी कोई विचार। आप बिहार से बोले। हैं, और बिहार देखिए, वैसे तो बिहार से कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ले लीजिए आप, आईएएस पीसीएस ले लीजिए, बहुत लोगों को देखने को मिलता है, बहुत सारे एस्पिरेंट है बहुत आगे देखने को मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी बिहार, बिहार के लोग भी कहते हैं, और बिहार बहुत पीछे अपने आप को बिहार के लोग मानते हैं। आप बिहार को किस तरीके से देखती हैं, और अगर आप नेता होती तो आप बिहार के लिए सर्वप्रथम क्या करती, मतलब आपकी दृष्टि क्या होती, किस चीज को आप सबसे पहला मुद्दा उठाती, क्योंकि आप बिहार से हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है, बिहार के बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और हमारे देश के प्रथम जो राष्ट्रपति है वो भी हमारे बिहार से हुए। और एक से एक टैलेंट मिथिला में आप देखिए, विद्यापति जी, वो भी बिहार से हैं। एक से एक कलाकार भी बिहार से पैदा हुए हैं। और फिल्मों में भी आप देखेंगे प्रकाश झा जी जैसे लोग, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर भी बिहार ने दिया है। तो देखिए मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो है वो बहुत ही मायने रखती हैं। मुझे लगता है कि दो चीजों पे अगर मैं शायद अगर कुछ कर पाऊं तो आई थिंक कि शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा से आप अपने अधिकारों को जान पाते हैं। आपको ये पता होता है कि क्या गलत है क्या सही है। तो एक सही शिक्षा जो है उसका मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी राज्य के लिए। और दूसरा है कि आजकल आप देखिएगा कि पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो लोगों को जो मुझे लगता है कि पॉपुलेशन पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत सारे बच्चे आप पैदा करते हैं और उसको आप सही तरीके से पाल नहीं पाते हैं। तो आई थिंक कि ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा कि बहुत सारा जो देश है वो इसलिए भी ज्यादा तरक्की कर पाता है क्योंकि उनके पास आर्थिक रूप से वो ज्यादा समृद्ध है और उनके पास पॉपुलेशन कम है। तो इसलिए वो ज्यादा अपने जो पब्लिक है उसको ज्यादा वो देख सरकार भी देख रेख कर पाती है। और यहाँ क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, शिक्षा की कमी है, इस कारण से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो आई थिंक कि दो चीजों पे जरूर फोकस होना चाहिए, एक तो शिक्षा और दूसरा पॉपुलेशन। अच्छा देवी जी, देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो अक्सर विवादों में रहती है भोजपुरी इंडस्ट्री। आप अक्षरा सिंह, पवन सिंह को ले लीजिए, अनुपमा यादव का हाल ही में चल रहा है, इससे पहले भी तमाम ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस रहे हैं जो विवाद में रहे। हालांकि पहले ऐसा कभी देखने, पुराने एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं उनके साथ ऐसा कभी नहीं देखने को मिला, और रहता भी था, अगर कंट्रोवर्सी रहती भी थी तो कि शायद हो सकता है कि सोशल मीडिया का क्रेज नहीं था इसलिए, लेकिन रहता है। आपकी इस पे क्या राय है? अब जिस तरीके से अक्षरा सिंह, पवन सिंह, फिर अब अनुपमा यादव, बिक्कू बिक्कू जी का चल रहा है,
किस तरह देखती हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सारी जो उपज है, जो विवाद जो चल रहे हैं सब, सोशल मीडिया इसमें काफी ज्यादा मुझे लगता है इसका हाथ है। क्योंकि किसी भी न्यूज को, अब पहले क्या होता था कि सोशल मीडिया जब नहीं था तो सिर्फ जो ऑथेंटिक न्यूज है उसी को हम देख पाते थे, जो कि रियल न्यूज होता था। लेकिन आजकल बहुत सारे फेक न्यूज है और कोई भी अपनी बातों को जनता तक पहुंचा पाता है, इसलिए बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी पैदा होते हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि देखिए, जो कलाकार है उनका मूल उद्देश्य विवाद तो है नहीं। आपका जो मूल उद्देश्य क्या है, वो है संगीत। तो संगीत के माध्यम से जो भी कलाकार है उनको अपने जनता का एंटरटेनमेंट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो विवाद है उसको लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं, लोग थोड़े इंटरेस्टेड होते हैं किसी भी कलाकार में, उनके लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट ले सकते हैं, लोग देख सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। और आई थिंक कि ये सारी चीजों में वही पड़ेगा, मुझे लगता है कि जिसको अपने कला से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि एज ए कलाकार आप ये चाहेंगे कि लोग मेरी आवाज की चर्चा करें, मेरे परफॉर्मेंस की चर्चा करें। जैसे एक डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो इलाज कितना अच्छा कर रहा है, अब आप उसकी पर्सनल लाइफ, उससे आपका क्या मतलब है। उसी तरह बिल्कुल। किसी भी फील्ड में आप अच्छा करिए, और समाज को एक बेहतरीन अपने कला के माध्यम से प्रस्तुति दीजिए। मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आप सोशल मीडिया का ज़िक्र आपने बहुत बार किया। इसलिए सोशल मीडिया का इस समय क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और कुछ ऐसे रील स्टार्स हैं या फिर कुछ ऐसे मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ मैं। ऐसे हैं जो सोचते हैं कि सोशल मीडिया से हम फ़िल्म इंडस्ट्री में चले जाएँगे, चाहे वो भोजपुरी हो जाए, बॉलीवुड हो जाए, हॉलीवुड, हर इंडस्ट्री में। लेकिन कहीं न कहीं वो प्लेटफ़ॉर्म गलत पकड़ लेते हैं या गलत ट्रैक पर चले जाते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू। क्या संदेश देना चाहेंगे आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसको? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमेशा आप मतलब अच्छी चीजों का ही महत्व होता है। तो अगर आपको ये लगता है कि मुझे बहुत व्यूअर्स मिल रहा है किसी गलत चीजों को करके, तो उससे बचना चाहिए। क्योंकि गलत चीजों का कोई भविष्य नहीं होता है, अच्छी चीजों का ही भविष्य होता है। तो डेफिनेटली सोशल मीडिया का बहुत फायदा भी है, बहुत सारे अच्छे कलाकार भी इससे सामने आते हैं। लेकिन वही बात कहना चाहूंगी कि युवा पीढ़ी को इसका ध्यान देना चाहिए और समाज के प्रति एक दायित्व भी महसूस करना चाहिए कि हम क्या दिखा रहे हैं, हम क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका बच्चों पे, महिलाओं पर, युवा पीढ़ी पे क्या असर पड़ेगा, इसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा, देखिए, पहले तो आपसे एक और गाना सुनना चाहेंगे, जो यारा ओ यारा। तो एक वो, और उसके बाद फिर आगे शुरू करते हैं। यारा सुनना चाहती हैं, ठीक है। यारा ओ यारा, तेरी अदाओं ने मारा, यारा ओ यारा, तेरी अदाओं ने मारा, बिन तेरे हम कैसे रहे, बिन तेरे हम कैसे रहे, जीना है मुश्किल हमारा, यारा ओ यारा, तेरी अदाओं ने मारा। अब तो तेरे बिना एक पल भी कटता नहीं, मैं खाने में भी जाम चलता नहीं, जाम चलता नहीं, यारा ओ यारा, महकी फिजाओं ने मारा, यारा ओ यारा, महकी फिजाओं ने मारा, बिन तेरे हम कैसे रहे, जीना है मुश्किल हमारा, यारा ओ यारा, तेरी अदाओं ने मारा। देवी जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपका अब से अपकमिंग सॉन्ग या मूवी कौन सी, मतलब कौन सा है? कोई अपकमिंग स्टार्टिंग में अभी चल रहा है आपका प्रोजेक्ट, कोई चल रहा है जो बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है? हाँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। रिसेंटली कुछ गाने आए हैं, एक फागुन में आया हुआ है, ले ली ही जान फगुनवा हो, होली वो पर? अ, होली पे आया हुआ है।
और उसके अलावा भी कई सारे सॉन्ग्स आए हैं। हाय मेरी जान ले गया, ये एक हिंदी सॉन्ग आया हुआ है। और कुछ मैंने जो भोजपुरी के पुराने ट्रेडिशनल गाने हैं उसको मैंने गाया है, जैसे आरा हिले छपरा हिले बलिया हिले ला, ये सॉन्ग गाया मैंने भी। और तोहरा से राजी ना ये बलमुआ, तो ये सारे सॉन्ग्स जो हैं वो अभी हैं मार्केट में। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी आप काम करती हैं, आप हिंदी के भी गाने गाती हैं, तो लगभग लगभग आप हर तरह के जो गाने हैं वो गाती हैं, कई लैंग्वेजेस में गाती हैं। सबसे प्यारी की भाषा आपको कौन सी लगती है, जो आपको पसंद आती है, लगता हो कि हाँ, ये बहुत अच्छी लैंग्वेज है, इसमें मैं बहुत कंफर्ट फील करती हूँ? क्योंकि बिहार से हैं, भोजपुरी तो नॉर्मल है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि मगही भी शायद आप गाती हैं। देखिए गाने तो देखिए, कलाकार को अगर लिरिक्स मिल जाता है तो वो किसी भी लैंग्वेज में गा सकता है। मैथिली में भी मैंने काफी गाया है। विद्यापति जी का एक बहुत ही सुंदर सा एल्बम मैंने गाया, विद्यापति के सदाबहार गीत, और उसमें मैंने मैथिली में भी गाया है। और देखिए ऐसा होता है कि जो भाषा आप जानते हैं उस पर आप कंफर्टेबल होते हैं। जैसे मैं 3 लैंग्वेजेस अच्छे से जानती हूँ, हिंदी, भोजपुरी और इंग्लिश मुझे आता है। तो लेकिन सबसे ज्यादा क्योंकि हम लोग की जो मातृभाषा है वो हिंदी है और भोजपुरी है, तो आई थिंक कि इन दोनों भाषाओं में मुझे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। लेकिन संगीत जो है, सुर लय ताल जो है, वो किसी भी लैंग्वेज में एक ही होता है। तो अगर सुर लय ताल अच्छा हो तो किसी भी लैंग्वेज में मैं गा सकती हूँ। और मैंने गाया है, कुछ पंजाबी टच भी गाने गाए हैं। एक लड़के को भोजपुरी इंडस्ट्री या किसी भी टीवी इंडस्ट्री में ले लीजिए, ग्रोथ करने के लिए कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुनने में भी अक्सर आता है कि खास करके एक्ट्रेसेस के साथ ऐसा होता है। तो क्या आपको भी इन तरीके की दिक्कतों का कभी सामना करना पड़ा हो? क्योंकि स्ट्रगल तो आपके पीछे बहुत रहा है, बहुत टाइम लगा आपको ग्रो करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कोई एक कहानी होती है, एक संघर्ष के पीछे, एक स्ट्रगल के पीछे। आप 2003 में उभरी, उसके पहले की कहानी क्या है? किस तरीके से देवी जी अपने आप को आगे बढ़ाई, कितना स्ट्रगल करना पड़ा? देखिए ये भगवान का बहुत ही मतलब मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि मैंने जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया है। और लाइफ बहुत ही इजी रही है जब से शुरुआत हुई और अभी तक। इसके पीछे जो मेरे माता पिता है उनका बहुत ही बड़ा हाथ है। मेरे पिताजी बहुत ही मतलब जिसको बोल सकते हैं कि सुलझे हुए व्यक्ति हैं। और वो फिलोसफी के प्रोफेसर भी रहे, तो काफी जिनको बोल सकते हैं इंटेलिजेंट है। तो उनका सानिध्य मिला तो मेरी जिंदगी कभी भी ऐसा नहीं लगा है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल वाली रही है। और मेरे पापा काफी उदार हृदय के रहे, तो उन्होंने शुरुआत में ही जब हम लोग 10th पास किए तो उन्होंने मुझे दिल्ली भेजा। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि मेरे पापा प्रोफेसर थे, मम्मी प्रोफेसर थी, कोई बहुत ज्यादा इनकम उस टाइम नहीं था, लेकिन जो जो उनसे बन पड़ता उन्होंने बेस्ट किया। हम लोग के लिए फ्लैट उन्होंने मतलब रेंट पे मतलब लिया। एक कई फैमिली लोग सपोर्ट, एक फैमिली सपोर्ट जो मिलता है इंसान को, तो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो देवी जी को फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा मिला। हाँ, फैमिली सपोर्ट मिला। पापा बहुत ही उदार हृदय के थे। पैसे का भी वो मतलब जितना हो सके बच्चों के ग्रोथ में उन्होंने पैसे भी काफी वो लगाते थे कि हाँ भाई बच्चे कंफर्टेबल रहे। दिल्ली में रह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी पीजी में डाल दिया पेइंग गेस्ट में, नहीं, हम लोग के लिए मतलब मैं और मेरे सिस्टर रहते थे, फ्लैट उन्होंने लिया। मोबाइल हमें खरीद के उस टाइम में दिया कि तुम लोग कोई दिक्कत हो हमें फोन करना। तो इस तरह से पापा का काफी योगदान रहा। और म्यूजिक लाइन में भी एक चीज था कि अगर आपके अंदर टैलेंट होता है तो आप लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं। तो मैं जब गाती थी तो लोगों को अच्छा लगता था। इवन जो कंपनियों में भी मैं जाके स्ट्रगल करती थी तो कंपनी के ओनर को भी मेरी आवाज अच्छी लगती थी कि ये अच्छा गाती है, भले ही इसका अभी नाम नहीं है या अभी एल्बम्स नहीं निकला है, तो उन लोग को भी मैं अच्छी लगती थी। तो इसलिए जो रास्ता था वो आसान हुआ मेरे लिए। और मेरा जब पहला एल्बम आया, मैंने ऐसा नहीं कि बहुत पब्लिसिटी की गई उसका और कुछ भी, वो माउथ पब्लिसिटी के वजह से ही काफी सुपर हिट हुआ पूर्वा बयार। और उसके बाद काफी सारे एल्बम टी सीरीज से आने लगे, उसके बाद मेरे प्रोग्राम्स होने लगे जहाँ पे लोग मुझे पैसे देने लगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ही इजी रहा। और जहां तक आप बता रही हैं कि लड़कियों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो डिपेंड करता है किसी भी, इवन किसी नौकरी को भी पाने के लिए आपको नहीं, स्ट्रगल करना अक्सर ये पड़ता है थोड़ा सा। सुनने के लिए मिलता है ना कि
कॉम्प्रो करना होता है, कास्टिंग काउच की शिकार हो जाती हैं लड़कियां, लड़कों को भी बहुत परेशान किया जाता है, बहुत हरास्ट किया जाता है। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहिए, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री को आप बहुत करीब से देखती हैं, लगभग लगभग आप सारी इंडस्ट्री को, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री को आपने बहुत करीब से देखा है। तो आपकी क्या राय है? क्योंकि आपने उन चीज़ों को फेस किया होगा या फिर उन चीज़ों को आप सफ़र करके आगे बढ़ी होंगी। जी हाँ, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि इंसान को मतलब किसी चीज को पाने के लिए सही रास्ते से ही गुजरना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहता है कि आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिए और आपको कुछ वो दे देगा, तो ये सारी बातें बहुत ही मुझे नहीं लगता है कि ये संभव होता है। और मुझे लगता है कि ऐसी जो लड़कियां सोचती हैं कि वो बहुत कामयाब हो जाएंगे किसी गलत रास्ते को अपना के, तो ऐसा होता नहीं है। आपके टैलेंट के ही बदौलत बदौलत आपका नाम होता है। और जब आप अच्छे रास्तों से गुजरते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, आप अच्छा फील कर रहे होते हैं आपके अपने हृदय में भी। तो आई थिंक कि जो भी लड़के लड़कियां हैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगी, आप स्ट्रगल कीजिए, आप मेहनत कीजिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए, लेकिन कभी भी गलत चीजों का कभी भी सहारा नहीं लीजिए, क्योंकि गलत चीजों का जो परिणाम है वो गलत ही होता है। देवी जी, आपके फैंस ये भी देखिए, मैं बहुत बार कमेंट सेक्शन में मैंने आज लगभग लगभग जितने भी आज आपके बारे में जब मैं पढ़ रही थी, मैंने बहुत जगह पे देखा, एक सवाल बहुत लोग कर रहे थे, देवी जी शादी कब कर रही हैं? क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के अपने श्रोताओं को, अपने फैंस को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत शादी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है मेरी जिंदगी में। शादी अगर मुझे ऐसा फील हुआ होता पहले या अभी होगा तो भी मैं कर सकती हूँ। शादी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मेरे लिए बड़ी चीज है, जब मैं चाहूँ शादी कर सकती हूँ। लेकिन मुझे शादी की कोई खास मतलब ऐसा नहीं लगता है कि मुझे कोई खास उसकी नीड है कि मुझे शादी करनी चाहिए। और मेरे कनेक्शन अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे हैं। और अगर मुझे लगेगा कि मुझे शादी कर लेना चाहिए तो मैं कभी कर सकती हूँ, बट अभी फिलहाल ऐसा शादी का कोई इरादा नहीं है। अच्छा, 2 लाइन आपकी फैमिली के लिए, क्योंकि आपने बहुत अपने फादर की बहुत तारीफ करी है। मतलब तो मुझे लगता है कि आप सबसे ज़्यादा अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं और बहुत ज़्यादा बातें भी शेयर करती होंगी। 2 लाइन अपनी फैमिली के लिए डेडिकेट कर दीजिए। अ, देखिए, हाँ, फैमिली मेरी बहुत अच्छी है, मेरे पापा से मेरा बहुत ज्यादा लगाव है। और मेरी मदर भी से भी काफी मतलब हमारी फैमिली बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और देखिए, एक फैमिली में जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, वो होती है लव बॉन्डिंग। अगर आप एक दूसरे से सभी आपस में प्यार करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। और मैं लकी हूँ इस मामले में कि मेरी फैमिली जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। और फैमिली के साथ साथ फैमिली का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जो आपके ब्लड रिलेशन में है। मैंने अपनी जिंदगी में इतने अच्छे अच्छे दोस्त पाए हैं कि मुझे लगता है ये सब भगवान का आशीर्वाद है। वो फ्रेंड भी मेरी फैमिली में ही आते हैं और उनसे भी मैं लगाव रखती हूँ। और मेरे जिंदगी में काफी अच्छे लोग मेरे से जुड़े हैं और उनकी वजह से मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद देवी जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।